सेम मेरा भी मैम आपकी तरह ही हाल है, नाज़मीन कह रही हैं। हाँ, फीमेल्स में वैसे भी आयरन डेफिशिएंसी बहुत रहती है, कॉमन है। मैम एक सब्जी है जिसको खाने से ब्लड बनता है, नाम भी लिख देते हैं यार, ऐसे केबीसी खेल रहे हो यार अब तो। एक सब्जी है, अब मैं दूसरा कमेंट आपका पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी सब्जी है ना? हाँ, बिल्कुल गीत इस बार ठीक हो करके चले। देखिएगा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं आज की क्लास का, बहुत बढ़िया रोशन। मैं भी हर दिन ये इंतजार कर रही थी कि मैं ठीक होकर के क्लास लूँ। सीसीई आज का टॉपिक है, और ये क्या है? सीसीई बोले तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस बोले तो सतत, यानी जो लगातार चलता रहता है। कॉन्टिन्यूटी में जैसे हम कहते हैं डिवेलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है ये प्रक्रिया, लगातार बनी रहती है, ऑन गोइंग है। क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, चलती रहती है, सतत है, कॉन्टिन्यूटी में रहती है ना? कॉन्टिन्यूअसली मान लो आपको कोई फोन कर रहा है और लगातार फोन करता रहे 4 बार 5 बार, बैक टू बैक कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, तो आप कहेंगे यार ये कॉन्टिन्यूअसली क्यों फोन किया जा रहा है ना? मतलब सतत, लगातार। तो जो आकलन की प्रक्रिया, बेसिकली इवेल्यूएशन की ऐसी प्रक्रिया, इवेल्यूएशन क्या है? जांचना एक तरह से, कि आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसको कितना आता है, जितना आपने सिखाया क्या उतना आता है, उसकी क्या कमियां हैं और उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, यानी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं कि वो क्या कर पाए, पता लगा पाए कि उसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छी चीजें हैं। ठीक है विजय, पालक खा लेंगे भाई, पालक गर्मी में कहां से लाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव यानी सतत एवं व्यापक। तो आकलन यानी जांचना बच्चे को, बट कैसे? सतत रूप से और व्यापक रूप से। सतत बोले तो ऑनगोइंग, व्यापक मतलब हर एक पक्ष को, इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी हर एक पहलू में जांच पाना, है ना? कि बच्चे के मन को भी, उसके शरीर को भी, यानी जो हम कैप कह देते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में जांच पाना। इसका मतलब क्या होता है? दिमाग को, उसके जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस को, और उसकी साइकोमोटर, वो जो 3 प्रकार हमने पढ़े हैं विकास के, PCS, SE साथ में चलता है, तो हम कहेंगे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल मतलब साइकोमोटर, है ना? कॉग्निटिव यानी दिमाग, सोशियो इमोशनल बोले तो अफेक्टिव, यानी कि बच्चे को इमोशनली कैसा महसूस हो रहा है किसी चीज को लेके, अगर वो उसके इमोशन से चीजें जुड़ी हुई होती हैं, यानी हर एक पहलू में आप जांच पाए। ठीक है ना? हर एक पहलू में आप बच्चे को जांच पाए, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट ही ना लें, उसके दिमाग को भी समझें, उसके मन को भी समझें, यानी उसके इमोशंस को भी समझें, उसकी फिजिकल एक्टिविटी या कॉम्पिटेंस, अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो उस चीज का भी आकलन आप कर पाए। तो 3 पक्ष होते हैं जिनको डॉक्टर BS ब्लूम ने कहा है, कैप, सर पे लगाने वाली कैप से आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये थियोरी है इनकी, अलग से पढ़ेंगे कभी। कॉग्निटिव अलग से पढ़ेंगे, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? हमने पियाजे की थियोरी पढ़ी है, वाइगोस्की की थियोरी पढ़ी है, जो कहती है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी दिमाग की क्षमताओं का डेवलपमेंट, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, जो भी काम दिमाग से होते हैं, वो सारी चीजें कहाँ आती हैं? कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आती हैं। यानी कौन से पहलू में आती हैं? संज्ञानात्मक पक्ष में आती हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बच्चे का संज्ञान, जितनी भी एकेडमिक की क्षमताएं हैं, एकेडमिक्स बोले तो पढ़ना लिखना, पेन पेपर सब्जेक्ट्स, ये सब कॉग्निटिव में आ जाएंगे, तो आप बच्चे को उस पहलू में भी जांचें। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक पक्ष कहते हैं इसको, भावनात्मक पक्ष, कि बच्चे की भावनाओं से अगर हम जोड़ दें, यानी उसके दिमाग से भी जोड़ो किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए, उसके ऐसे एग्जांपल्स दो जो उसके जीवन से जुड़े हुए हों, उसके इमोशंस से जुड़ जाएं। जैसे हम जेंडर पे बात करते हैं तो कई फीमेल्स अपनी बातें बताती हैं, जब दहेज की बातें हो रही होती हैं सोशलाइजेशन के टॉपिक में, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कई लोग भावुक हो जाते हैं, यानी आपके इमोशन से जुड़ गई है लर्निंग, तो काम की है। फिर आता है तीसरा पक्ष, यही 3 पक्ष होते हैं सीखने के, साइकोमोटर डोमेन यानी गत्यात्मक पक्ष, गति करने से संबंधित है, यानी फिजिकल एक्टिविटी करने से संबंधित है। फिजिकल एक्टिविटीज को कोनेटिव डोमेन भी कह दिया जाता है, अंग्रेजी में कोनेटिव। और ये दिए किसने हैं? तो अगर मैं बात करूं, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के तहत आते हैं, हालांकि ये अलग अलग लोगों ने दिए हैं, बट ब्लूम टेक्सोनॉमी, डॉक्टर BS ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण है कि कैसे बच्चा सीखता है ना? ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम का
वर्गीकरण, उसमें 3 पहलू, इन 3 पहलुओं में भी कई कई चीजें आती हैं, बट आपको अभी के लिए इतना ही जानना आवश्यक है कि सभी पहलुओं से जोड़ दीजिए। जब आप बच्चे का आकलन करें, उसे जांचें, तब भी आप उसके मन का भी आकलन करें, उसकी भावनाओं से कितनी जुड़ी हैं चीजें, उसके दिमाग से, और वो फिजिकल एक्टिविटी करके भी सीख पाए, ये भी हम समझ पाए। ठीक, तो एक तो हमें तीनों पक्ष में जांचना है बच्चे को। ठीक, दूसरा अगर हम कहें, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट था कि विकास के 4 प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 ही हैं, सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाता है इसलिए हम 3 कह देते हैं। तो इन तीनों पक्षों में हम बच्चे का आकलन करवा पाए, बच्चे को जांच पाए, ये है आपका जरूरी एस्पेक्ट। किस चीज को लेकर के? ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर के। चलिए खैर, ब्लूम टैक्सोनॉमी कैसे आपके असेसमेंट या आकलन से जुड़ती है, ठीक है। अब ये सीबीएसई ने 2009 के आसपास ये नया इवैल्यूएशन का एक सिस्टम, यानी जांचने का, आकलन का एक सिस्टम लॉन्च किया, जिसको कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी मूल्यांकन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, जांचना, सिंपल बात। ठीक, अब इसमें 2 शब्द हैं। एक है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें मैंने बताया ऑनगोइंग प्रक्रिया, जो चल रही है लगातार, सतत प्रक्रिया है ना, कि आप साल भर ऐसा मत कीजिए कि साल में एक बार बोर्ड की परीक्षा होगी और बस उसी में जांचा जाएगा, या साल के एंड में एक एग्जाम होगा, या हद से हद हाफ ईयरली हो जाएगा, बीच में आपको पता ही नहीं आपके बच्चों को कितना आता है, कहाँ उसको कमी है सीखने में, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है। ऐसा ना करके किसी एक दिन ना जांचें, साल के अंत में ना जांचें, सिलेबस खत्म करके ना जांचें, बल्कि लगातार एफएज होते हैं, वो उसी का उदाहरण है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कह देते हैं हम, है ना, कि FA1, FA2, FA3। अभी हालांकि चीजें चेंज हो गई, लेकिन ये आपके पेपर में अभी तक ऐसे ही चल रहा है। अब टर्म टेस्ट आ गए हैं, है ना। FA1, FA2, FA3, FA4 10-10% की इनकी वेटेज रहती है, और ये लगातार यानी साल भर चलेगी आपकी आकलन की प्रक्रिया, ऑन गोइंग है। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन होगी और खत्म। तो बच्चा सीख भी रहा है और उसका आकलन, उसको जांचा भी जा रहा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद रोशन। अब दूसरा वर्ड क्या है इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव को हम व्यापक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यापक। जैसे ये क्या था? सतत था। कॉम्प्रिहेंसिव को हम व्यापक कहते हैं। व्यापक बोले तो सभी पहलुओं को, इन ऑल एस्पेक्ट्स, इसको हम ऐसे देखेंगे, ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों को जांच पाना। ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों को जांच पाना। सभी पक्षों को जांच पाने में क्या क्या है भाई? एक तो है आपका स्कोलेस्टिक डोमेन, और दूसरा है को स्कोलेस्टिक डोमेन। ध्यान से समझिएगा, को स्कोलेस्टिक डोमेन। स्कोलेस्टिक को हम शैक्षिक पक्ष भी कह देते हैं। शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित, पढ़ने लिखने, पेन पेपर टेस्ट से संबंधित, या इसको हम करिकुलर एरिया भी कह सकते हैं, है ना, शैक्षिक पक्ष जिसको हम कह रहे हैं। और यहाँ को स्कोलेस्टिक को हम क्या कह सकते हैं? सह शैक्षिक, यानी खेलना कूदना, कोई कंपटीशन, डिबेट, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई लिखाई या सिर्फ पेपर पेंसिल से संबंधित नहीं है, उसके अलावा जो एक्टिविटीज हैं, जिसको हम अंग्रेजी में को करिकुलर भी कह देते हैं, कि करिकुलर प्लस को करिकुलर एस्पेक्ट्स में आप बच्चे को जांच रहे हैं, उसको सभी पहलुओं में जांच रहे हैं। स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक मिलाकर के बनेगा क्या? क्या बनेगा भाई? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये कंप्लीट पैकेज, इन ऑल एस्पेक्ट्स आपको जांचा जा रहा है। बच्चा पढ़ाई में कैसा करता है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा करता है, बच्चा डिबेट में कैसा करता है, बच्चा सिंगिंग में कैसा करता है, यानी उसके सभी पहलुओं का आकलन इसी से बना है। CCE जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, आकलन के सिस्टम की, एक सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन है, यानी जांचने का एक तरीका है बच्चे को, कि हम कैसे कंटिन्यूटी में साल भर ऑनगोइंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ हम बच्चे को पढ़ाते भी रहे, फीडबैक भी मिलता रहे। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वो तो हो गया कॉन्टिन्यूअस जो साल भर चल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव है इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं में। स्कोलेस्टिक बोले तो यानी वो चीजें जो हम पेन पेपर टेस्ट से या बाकी चीजों से जो पढ़ाई लिखाई की हैं। को स्कोलेस्टिक या को करिकुलर, सह शैक्षिक, जो शिक्षा के साथ साथ
बाकी एस्पेक्ट्स में भी तो बच्चा अच्छा कर सकता है, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ पढ़ने लिखने में या पेन पेपर टेस्ट में ही अच्छा होगा। तो स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक को बना करके व्यापक या ऑल एस्पेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया। तो आकलन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी लगातार चले, साल में सिर्फ एक बार ना हो कि डर बन जाए बच्चे में, ऐसा ना हो। तो लगातार चलता रहे, बीच बीच में एफएज हो रहे हैं, कभी मॉक इंटरव्यू मतलब कुछ मॉक ओरल टेस्ट ले लिया, कोई एक्टिविटी करा ली। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हम बच्चे के व्यवहार से लेके उसके पढ़ाई लिखाई से लेके उसके मतलब जो दैनिक आचरण है, जैसा वो व्यवहार करता है, अलग अलग एक्टिविटीज में कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है, वो कहाँ अच्छा है, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है जी। तो ये हुआ स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक। ये जितने भी लोग नोट्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि समझाओ समझ नहीं आ रहा, नया के पुराना, टॉपिक पढ़ लो, एंड में ये बातें कर लेना। बहुत सीरियस टॉपिक है, जब आप मुद्दे से भटक जाएंगे तो ऐसे तो हम कितना भी समय व्यतीत कर देंगे या व्यर्थ कर देंगे, क्योंकि आज शुरुआत में ही 10-12 मिनट हमारे वेस्ट हो गए हैं टेक्निकल ग्लिच के चलते। तो टॉपिक को समझ लो थोड़ा सा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सीसीई। सीसीई बोले तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इतनी बात क्लियर है तो मुझे आप बता दीजिए, नहीं है क्लियर, कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताइए। अभी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन, तब हम डिसेबिलिटीज पे चर्चा करेंगे। बारिश बहुत हो रही है। अच्छा जी, कहाँ रहते हैं आप? पीसीएसई। हाँ, पीसीएसई में बेसिकली स्कोलेस्टिक भी आ जाता है, क्योंकि वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से, दिमाग से जो जुड़ा हुआ है वो सी है, कॉग्निटिव है मतलब। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये हर जगह आता है 1 नंबर में। कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां ये नहीं आता वो 1 नंबर में, कई जगह पे 1 से ज्यादा में आ जाता है। ठीक है ना? अब बताओ, कोई दिक्कत कहीं पे है? अगर कोई डाउट है तो मुझे फटाफट से पूछ लो यहीं पे। हाँ हाँ, स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक मिलाकर के, तुलसी बिल्कुल सही बात आपने कही। इन दोनों को क्या कह सकते हैं जोड़ करके? हम इन दोनों को जोड़ करके होलिस्टिक कह सकते हैं। यानी ये क्या है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो होलिस्टिक एस्पेक्ट या बच्चे का सर्वांगीण विकास का हमें पता चल जाएगा, यानी सभी पहलुओं में। हालांकि मैं अभी इस पे आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बात करती है उसमें ये होलिस्टिक चीज और क्लियर हो जाएगी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सभी प्रकार के जो डोमेन है, पक्ष हैं, पहलू हैं, उन सबको यहाँ पे जांच लिया जाएगा। इसी को व्यापक कहा जा रहा है। सर्वांगीण या ऑलराउंड डेवलपमेंट को आप जांच पा रहे हैं बच्चे के, ये कहा जा रहा है। इसको होलिस्टिक या सर्वांगीण कहते हैं, सर्वांगीण कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सिंपल 2 बातें मैंने आपको बताई कि एक तो सभी पहलुओं में जांचना बच्चे को, यानी सभी पहलू क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग एक ब्लूम का वर्गीकरण है। उन्होंने कहा है लर्निंग जो है अधिकम बढ़िया होगा जब आप दिमाग से जोड़ेंगे बच्चे के, यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट से, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सबसे जोड़ेंगे तो लर्निंग बेहतर होगी। एग्जाम्पल्स ऐसे दीजिए जो उसके इमोशंस से रिलेटेड, यानी उसके इमोशंस से अगर लर्निंग को जोड़ेंगे तो भी लर्निंग बेटर होगी। साइकोमोटर यानी वो फिजिकल एक्टिविटी करे तो भी लर्निंग बेटर होगी। तो इन तीनों ही पक्ष को एक साथ जोड़ दीजिए, यानी विकास के सभी पहलुओं को जोड़ करके आप सिखाइए तो बच्चा अच्छा सीखेगा। और जब आप सिखाएंगे वैसे तो बच्चे का आकलन भी वैसे ही कीजिए। आकलन यानी टेस्ट करना, उसको जांचना कैसे करेंगे? सीसीई, सीबीएसई के द्वारा एक सिस्टमेटाइज्ड प्रोसेस है या एक सिस्टम है। वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, ऑनगोइंग, लगातार चलेगा साल भर में, अलग अलग टाइम पे आकलन या टेस्ट अलग अलग तरह से होते रहेंगे। व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सभी पहलुओं में बच्चे के, स्कोलेस्टिक यानी पेन पेपर टेस्ट या करिकुलर से लेके को करिकुलर एस्पेक्ट तक आप बच्चे को जांचते रहिए। इतनी बात क्लियर है या फिर कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? हाँ, 3 हेड, हैंड और हार्ट की भी शिक्षा कह देते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। चलिए आ जाते हैं, ये थी कहानी सीसीई की, कि इस सिस्टम को लाया गया ताकि हम बच्चे को होलिस्टिक एस्पेक्ट में, यानी सभी पहलुओं में जांच लें। ठीक, एक और चीज यहाँ पे निकल करके आती है, मैं यही शुरुआत में बता देती हूँ, फिर समझेंगे असेसमेंट में, मेजरमेंट में, इवैल्यूएशन में क्या अंतर है ना? आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हालांकि उसका चैप्टर अलग से होगा, मैं बताऊंगी। एनईपी 2020 एक बात कहती है आकलन को लेकर के कि आकलन कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, यानी आप बच्चे को चारों ओर से या हर एक पक्ष में जांच लीजिए। 360 डिग्री का आकलन होना चाहिए, यानी होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। सर्वांगीण आकलन जो है आपका, सर्वांगीण आकलन होना चाहिए।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कैसे इन्होंने कहा 3 पहलू, यानी जो बच्चा है, मान लीजिए ये है बच्चा, बच्चा खुद का आकलन भी खुद करे, यानी सेल्फ असेसमेंट भी हो, उसके रिपोर्ट कार्ड में 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा। सेल्फ असेसमेंट यानी स्व आकलन, यानी बच्चा खुद को कितने नंबर दे रहा है किसी एक टास्क के लिए। जैसे मैं कहूं आपको प्याजे की थ्योरी कितने परसेंट आती है, तो आप कहें मुझे 90% आती है, मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा खुद को या दूंगी। ठीक, ये हुआ सेल्फ असेसमेंट। आपके दोस्त ने आपसे पूछा और उसने क्वेश्चंस पूछे प्याजे के बारे में, आप बता पाए, उस बेसिस पे उसने कहा मैं 7 दूंगा भाई। इनको रिया को मान लीजिए या पूजा को मान लीजिए, प्याजे की थ्योरी में मैं कहूंगा 10 में से 9 या 10 में से 8 इनको नंबर दूंगा प्याजे की थ्योरी समझाने के लिए, इनको कितनी आती है। तो ये क्या हो गया, आपका पीयर असेसमेंट हो गया। पीयर बोले तो आपका साथी समूह, आपका दोस्त, आपका क्लासमेट, जो भी लगभग आपकी उम्र का है, आपकी बुआ का, फूफा का, चाचा का बच्चा, मतलब कोई कजन भी हो सकता है, कोई दोस्त भी, कोई क्लासमेट भी, लगभग आपकी सेम एज का होना चाहिए। पीयर असेसमेंट हो गया कि जब आपने पूछा कि भाई तेरे को क्या लगता है कितने परसेंट नंबर, तो आपने अपनी कॉपी जांचने को दी किसको, अपने दोस्त को, कहा पूछो मेरे से क्वेश्चंस पूछो। सेल्फ मतलब खुद से आपने देखा कि कितना परसेंट आपको आता है या क्या आता है। ठीक, फिर आता है टीचर असेसमेंट, यानी आप बच्चे का आकलन टीचर भी कर रहा है, तो बच्चे का आकलन टीचर भी करे, बच्चे का आकलन वो स्वयं भी करे, और बच्चे का आकलन उसका दोस्त या उसके साथी समूह वाले लोग भी करें। इसको 360 डिग्री या 360 डिग्री, यानी हर एक पहलू से बच्चे का आकलन हो पाएगा, 360 डिग्री असेसमेंट हो पाएगा। इसी को आकलन 360 डिग्री का कहा है, या होलिस्टिक आकलन कहा है, यानी सर्वांगीण रूप से उसके हर एक पहलू को जांचा जाएगा। ठीक है जी, तो ये हुई कहानी। हाँ, ग्रुप में वो पीयर असेसमेंट में ही आ जाएगा ग्रुप टेस्ट जो है। देखिए, ग्रुप टेस्ट एक होता है जो टीचर ले रहा है, वो है ग्रुप टेस्ट। पीयर असेसमेंट में हो सकता है ग्रुप्स बने हुए हो लेकिन साथ ही जांच रहे होंगे। क्लास टेस्ट टीचर लेता है जनरली। जब बच्चे आपस में एक दूसरे को ग्रुप में जांच रहे हो तो वो क्या है, वो है पीयर असेसमेंट, साथी समूह। सेल्फ मतलब खुद, पीयर मतलब साथी समूह, साथी समूह द्वारा आकलन। अगर हम सेल्फ की बात करें तो स्व आकलन, और अगर हम बात करें टीचर की तो शिक्षक द्वारा आकलन। तो ये सभी पहलू में अगर आकलन हो जाएगा तो इसको 360 डिग्री आकलन कहा जाएगा एज पर NEP। ये आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा कॉमन, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये आप बता दीजिए, क्योंकि इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, नहीं तो इसमें डाउट्स रह जाते हैं कई लोगों के और फिर दिक्कत होती है ना। क्लास टेस्ट टीचर असेसमेंट में आएगा क्योंकि टीचर ले रहा है क्लास टेस्ट। लेकिन अगर टीचर ने कहा ग्रुप में अपने जो है ग्रुप बनाओ सारे बच्चे मिलकर के, और क्या करो, फिर एक काम करो कि कि कितने नंबर दोगे एक दूसरे को ग्रुप में, वो बताओ, तो वो हो जाएगा पीयर असेसमेंट। ठीक है ना, ग्रुप में ही हो रहा है वो भी। पीयर में भी ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे हो ग्रुप में, लेकिन डिपेंड करेगा, अगर टीचर ले रहा है तो टीचर असेसमेंट, नहीं बच्चे खुद का आकलन कर रहे हैं पीयर असेसमेंट, खुद का आकलन कर रहे हो तो सेल्फ असेसमेंट। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, जैसे करेक्टिंग वन अदर्स आंसर शीट्स इन क्लासेस, पीयर असेसमेंट। बिल्कुल श्रीपला, ये बात एकदम सही है कि जब आप अपने दोस्तों की कोई मिस्टेक सही कर रहे हैं, मान लीजिए आपने देखा कि अच्छा भाई तू मेरी कॉपी जांच ले, मैं तेरी कॉपी जांच लेता हूँ। डिक्टेशन मतलब इमला बोला है टीचर ने, और श्रुत लेख जिसको हम कहते हैं, अब देखेंगे कि किसने क्या गलती की है। तो उसका दोस्त पेंसिल से जांचने की कोशिश कर रहा है, मान लो कि अच्छा भाई तूने यहाँ पे ना स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो उसने कहा यहाँ पे 1 नंबर कटेगा, इसको ठीक कर लियो, उसको ठीक कर लियो। आप किसी और की अपने दोस्त की कॉपी जांच रहे हैं, तो ये हुआ पीयर असेसमेंट, है ना। ऐसा 4 बच्चे मिलकर के कर सकते हैं, तो ग्रुप तो यहाँ भी है, ग्रुप असेसमेंट तो यहाँ भी है, लेकिन जनरली ग्रुप असेसमेंट का मतलब होता है जो टीचर ले रहा हो, जब तक पीयर्स ना इन्वॉल्व हो के एक दूसरे, जैसे कोई काम खुद से मिलकर के बच्चे जांच रहे हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो ग्रुप टेस्ट नॉर्मली टीचर असेसमेंट में आएगा, लेकिन अगर ग्रुप में एक दूसरे के साथ ही आकलन कर रहे हैं तो वो पीयर में चला जाएगा। सिंपल बात है, टीचर इन्वॉल्व है तो टीचर असेसमेंट, चाहे ग्रुप हो चाहे ना हो। और अगर 4 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं यदि, तो वो ग्रुप बन जाएगा, पेयर नहीं रहेगा, जोड़ा नहीं रहेगा, या तो वो क्या हो जाएगा, पीयर असेसमेंट है। चाहे 2 लोग भी हैं तब भी पीयर असेसमेंट है। तो ग्रुप कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप यहां भी हो सकता है। ग्रुप का मतलब क्या, समूह, 2 या 2 से अधिक लोग, तो वो टीचर असेसमेंट में भी हो सकते हैं, वो पीयर असेसमेंट में भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। टीचर आकलन करे तो वो क्या हो जाएगा, टीचर असेसमेंट। अगर ग्रुप का आकलन टीचर करे तो टीचर असेसमेंट, और ग्रुप का आकलन बच्चे करें या आपस में एक दूसरे के दोस्त कर रहे हैं या क्लासमेट्स कर रहे हैं तो पीयर असेसमेंट है। और सेल्फ असेसमेंट तो स्व आकलन होता है, इसको तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा कि आप अपने आप को कितने नंबर कितने में से दे पा रहे हैं। देखिए, कॉग्निटिव एस्पेक्ट करिकुलर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, को करिकुलर बाकी एस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है ये बता दीजिए, नोट्स भी मिलेंगे, डोंट वरी। यूट्यूब पे
तो ये हुई 360 डिग्री असेसमेंट की बात। अब 3 शब्द होते हैं, एक होता है असेसमेंट, एक होता है असेसमेंट यानी आकलन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेजरमेंट, दूसरा होता है मेजरमेंट यानी मापन, तीसरा होता है इवैल्यूएशन। इन तीनों में अंतर क्या है इसको समझेंगे ताकि आपका बेसिक एकदम क्लियर रहे और आप पेपर में कंफ्यूज होते ना घूमें। ये ऐसा टॉपिक है, इसको पढ़ा तो सब देते हैं बट कंफ्यूजन रह जाती है फिर भी, ठीक है ना। मूल्यांकन क्या अंतर है फटाफट से समझेंगे फिर आगे आएंगे। कोई कह रहा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है ना। जब एबीसीडी सीखने की बात चल रही हो तो ये नहीं कहते कि ऐसे कैसे लिखूं, पहले एबीसीडी सीखते हैं। जब टॉपिक शुरू हुआ है तो पहले टॉपिक की शुरुआत से पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो सब भी आएगा, डोंट वरी एट ऑल। चलिए अमन, आपको वो इवेंट लगा हुआ दिख जाएगा। हाँ, होमोजीनियस मतलब सेम एबिलिटी वाले बच्चे, उनको एक साथ आकलन में ना रख के हेट्रोजेनस यानी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को मिक्स ग्रुपिंग करनी चाहिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ भी बता देंगे, डोंट वरी। तो अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं यानी आकलन क्या होता है, सबसे पहले एक सबसे छोटा टर्म यहाँ पे जो कि है मेजरमेंट। एक बात यहाँ समझ लीजिए, चाहे वो मेजरमेंट हो चाहे वो असेसमेंट हो, दोनों ही किसका हिस्सा है, इवेल्युएशन का, यानी मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर आकलन व मापन आते हैं। इतनी बात क्लियर है। जैसे ग्रोथ यानी वृद्धि, आपका मैचुरेशन यानी परिपक्वता, लर्निंग, ये सब विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। उसी तरह से इवेल्युएशन के अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आते हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है इस बात को समझने में तो मुझे फटाफट से बताइए, है ना, फटाफट से बताइए यार। अभी टॉपिक समझ लो, नोट्स पे बाद में आएंगे, है ना। मेरे को बहुत एनर्जी लग रही है डिस्कशन करने में, आई एम नॉट दैट वेल के दिक्कत ना हो रही हो, तो प्लीज इस बात को समझें, है ना। चलिए देखिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, हाइट और वेट। थैंक यू सुष्मिता। एक्चुअली गर्मियों के कपड़े अभी निकले नहीं हैं, तो जो कपड़े मुझे मिल जा रहे हैं अपने कवर्ड में मैं उसी से काम चला दे रही हूँ। अब आप उसमें ब्यूटीफुल लिखो, बुरा लिखो, अच्छा लिखो, वो आपकी अपनी पसंद है, हम तो आपको धन्यवाद ही कह सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, बिल्कुल प्रेरणा एकदम 200% सही बात आपने लिखी है। पहले मेजरमेंट की ही बात करेंगे क्योंकि सबसे छोटा एस्पेक्ट इसका यही है ना। क्या है मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या कहता है मेजरमेंट, देख लेते हैं, यानी मापन। मेजरमेंट बोले तो मापन। क्या है मापन, देखिए मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, मापन की जब हम बात करते हैं तो ये सिंपल है। मेजरमेंट यानी बिल्कुल जो अभी किसी ने कहा भी कि क्वांटिटेटिव होता है ये नेचर में, क्वांटिटेटिव बोले तो मात्रात्मक होता है, इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। जैसे ग्रोथ होती है ना क्वांटिटेटिव, जिसको मापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर, या मैं कहूं मात्रात्मक होता है, यानी मात्रा में इसको मापा जा सकता है, मात्रात्मक प्रकृति का होता है। बेसिकली जहां मेजरमेंट की बात हो गई, मेजरमेंट का मतलब ही है कि मात्रा की बात होगी, यूनिट की बात होगी। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मैं उसको मेजरिंग यूनिट्स में, फीट में, इंचेस में माप सकती हूँ। अपने वजन की बात करूं तो उसको किलोग्राम में माप सकती हूँ। अपने विड्थ की बात करूं, वेस्ट की बात करूं तो उसको मैं माप सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है वैष्णवी, नंबर देना बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है, मात्रात्मक रूप से देखी जाती है। मात्रात्मक प्रक्रिया है कि आप ये कहेंगे कि बच्चे की राइटिंग, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे राइटिंग को, तो हम कहेंगे भाई हम 8 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे राइटिंग को। ये क्या हुआ, इसमें एक मात्रा लगा दी मैंने कि कितना अच्छा है, कि मेरे अकॉर्डिंग 8 में से 10 है, सॉरी 10 में से 8 है, उल्टा बोल दिया, ठीक। तो ये क्या है, ये मात्रात्मक हो गया कि इतने परसेंट नंबर, यानी जहां मात्रा हो, क्वांटिटी हो, मेजरिंग यूनिट हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, टर्म टेस्ट में देते हैं जैसे, बिल्कुल शीतल, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे होगी, कुछ डेटा होगा, क्वांटिटेटिव डेटा होगा, यानी
मैं आसान शब्दों में कह रही हूँ न्यूमेरिकल, नहीं तो कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से ग्रेड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि A+ है, B+ है, उसका भी, क्योंकि मतलब वो वैसा ही होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर एक क्वांटिटी या ग्रेड कुछ तो होगा, ठीक, मात्रा के आधार पे इसको हम मापन कह रहे हैं। किसी भी पहलू को, किसी भी चीज को अगर आप माप पा रहे हैं मात्रा के आधार पे, वो है मेजरमेंट। अब आता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट किसी का मन कर रहा है बताने का? जितनी कूद कूद के आपने मेजरमेंट बताया है उतना ही कूद कूद के अब आपको आकलन यानी असेसमेंट को भी बताना है। ठीक है, इतनी बात या कोई दिक्कत है? मेजरमेंट सेल्फ भी हो सकता है ऑफकोर्स। SST ले लो वर्षा। हाँ, ओके सोनी, वो तो फिर उसके बाद तो 3 ही सेशन होंगे, जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद सिर्फ 3 सेशन होंगे प्रैक्टिस के, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, आप असेसमेंट क्या है? कमेंट देना या फीडबैक देना बच्चों को, जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो डेली बेसिस पे। ये बात बिल्कुल कही जा सकती है, इसमें कमेंट्स शामिल हो सकते हैं, है। फीडबैक तो देखो नंबर्स के थ्रू भी मिल रहा है, लेकिन वर्बल फीडबैक भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी, है ना? ये क्या हो सकता है? क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यानी गुणात्मक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज में ही बताएं, यानी गुणात्मक भी हो सकता है या गुणात्मक होता है जनरली, ठीक है ना? मतलब आप ये बता रहे हैं कि बच्चा कितना बेहतर है, जो आपका बच्चा बड़ा अच्छा है इस चीज में। कितना अच्छा है हमें नहीं पता, बट अच्छा है। तो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। डेटा क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं बच्चे के बारे में, चाहे वो मात्रात्मक रूप से हो, चाहे वो गुणात्मक रूप से हो, कि बच्चा इस चीज में ऐसा है या ऐसा परफॉर्म करता है। आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इंडिविजुअल से, चाहे वो उनकी स्किल्स है, एबिलिटीज है। गुंजन बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी भी आधार पे, किसी भी पक्ष में आप क्या है? डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो इसमें डेटा कलेक्शन आता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना आता है ना? क्या कर रहे हैं आप? इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, यानी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। आकलन में जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हों। फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल समेटिव, ये सब आ जाएंगे, उस पर अभी चर्चा करेंगे टाइप कितने होते हैं। तो ये बेसिक सी बात होगी। इसमें कमेंट्स हो सकते हैं, फीडबैक हो सकता है, डेटा कलेक्शन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप गैदर कर रहे हो, है ना? तो ये सब हो सकते हैं। भाई कितने सर्टिफिकेट जीते स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर आता है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन कौन से खेत की मूली है, उसको भी थोड़ा सा समझना होगा। मूल्यांकन, आपको बताइए, ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर आएंगे। मूल्यांकन में बेसिकली जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी उसको समझते हैं, इन्फर करते हैं, उसका हम कहते हैं विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना? विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि उसमें है क्या। यार ये पानी पी के भी कुछ ठीक हो नहीं रहा है, सॉरी। कोई कह रहे हैं, रोशन कह रहे हैं हिचकी मैम किसी का नमक चुरा के खाया है। यार कैसी बात कर रहे हो आप? कह रहे हो तो खा लिया होगा, है? बहस क्यों करे इंसान, जस्ट मान लेना, ठीक है भाई नमक चोर हूं मैं, रोज नमक चुरा के खाती हूँ, मजाक कर रही हूँ यार, है ना? ठीक है। इन सब का निचोड़, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने सरोजनी, इन सब का निचोड़ है। इसमें आप फाइनली डिसाइड करते हो, डिसीजन लेते हो एक, बिल्कुल प्रतिमा। अभी बहुत स्कोप है सुनील, जहां जहां कमी है वहां वहां ठीक करो। तो अगर हम देखें तो आप क्या करते हैं? एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि बच्चे को आता कितना है, या मैं कहूं जजमेंट पे पहुंचते हैं। हालांकि हमें जजमेंट शब्द से बचना है पेपर में, लेकिन डिपेंड करेगा वो जजमेंट शब्द पॉजिटिवली यूज हुआ है कि नेगेटिवली। कोई याद कर रहा है, काश कर रहा हो या कर रही हो, है ना? देखिएगा एक बार, ये अच्छी बात है, वो कितनी क्यूट बात है। नमक चोर बता दिया यार। गांधी भी सोचते होंगे, हम अनशन किए थे, दांडी यात्रा किए थे, ये देखो अभी भी नमक चुरा चुरा के खा रहे हैं, क्या फायदा हुआ टैक्स हटवाने का
अरे मैं समझ रही हूँ रोशन, मैं तो मजाक कर रही हूँ यार, घर में मम्मी सब बोलती हैं इसलिए मैं भी बोल दी। अरे तो आपकी फिरकी ना लें, आप हमारे मजे लें, हम ले लें तो दिक्कत है। हाँ, फेल और पास हो सकता है कि बच्चा फेल हुआ कि पास हुआ, ये ईयर एंड में होगा जनरली डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है मानसी, तो इसमें रिपोर्ट कार्ड होगा, एक जजमेंट होगा, ग्रेड्स फाइनली सब कुछ होगा, सारे एस्पेक्ट होंगे। तो इसमें डिसीजन मेकिंग, ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ये जो डेटा है जिसको कलेक्ट किया गया है, उसके बारे में आप विश्लेषण करते हैं, उसको समझते हैं ठीक से। कलेक्टेड डेटा को इंटरप्रेट या फिर एनालाइज किया जाता है और एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि बच्चे को इतना आता है, वो इस लेवल पे है, जो फाइनल रिजल्ट जैसे बनाया जाता है। ये क्या है? ये है इवैल्यूएशन। ठीक है ना? बहुत बढ़िया जी। ठीक है सरोजनी, अंकित, ठीक है भाई। हाँ जी, मैं एकदम ठीक हूँ। क्लियर है बात? धन्यवाद पिंकी। चलिए सिमरन, यामिनी क्या कह रहे हो भाई? हाँ, फाइनल निर्णय पे पहुंचते हैं, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, एक जजमेंट पे पहुंचते हैं कि ये है, आपके बच्चों को इतना आता है, ऐसी ऐसी बात है, अब देख लीजिए आप। ठीक, तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी। मेजरमेंट यानी मापन, जिसमें हम किसी एक यूनिट का इस्तेमाल करके कि इतने %, इतने नंबर, इतनी चीज, तो यूनिट का इस्तेमाल करके, क्वांटिटी का इस्तेमाल करके, मात्रा का इस्तेमाल करके हम डेटा दे देते हैं। फिर आता है असेसमेंट, इसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो सिर्फ नंबर्स में हो, वो कमेंट के बेसिस पे हो सकता है कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया भाई इस चीज में, आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, ये इसमें बड़ा अच्छा है, ये डिबेट में अच्छा कर सकता है, फीडबैक दे रहे हैं आप, या डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं क्वालिटेटिव वे में, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अलग अलग चीजों से, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे वो कुछ और हो। इवैल्यूएशन है जब आप फाइनल सब चीजों को मिला करके जितना भी डेटा आपने मेजरमेंट और असेसमेंट से एकत्रित किया था, कलेक्ट किया था, उसको अब आप क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको खोल के देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको विश्लेषण कर रहे हैं कलेक्टेड डेटा का, और एक डिसीजन पे, एक जजमेंट पे, एक फाइनल टिप्पणी दे रहे हैं कि आपका बच्चा फेल हुआ कि पास हुआ, अंत में सब बता रहे हैं। ये होता क्या क्यों है, इसको अभी समझेंगे। ऑब्जर्वेशन आता है असेसमेंट में, ऑफकोर्स। इवैल्यूएशन में तो सब कुछ ही आ जाएगा, क्योंकि जो भी मेजरमेंट और असेसमेंट में आता है वो इवैल्यूएशन में अपने आप ही आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो डेवलपमेंट तो अपने आप है। ठीक है ना? तो ये बात भी हमें समझनी होगी। तो इवैल्यूएशन क्या है? आप जब एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, सिंपल बात है। मापन का मतलब हमारा यहाँ पे ये था कि जब आप डेटा को नंबर में नंबर दे रहे हैं किसी बच्चे को, है ना, तो क्वालिटेटिव होता है। आकलन में आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है नंबर में ही हो, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इवैल्यूएशन में आप फाइनल डिसीजन दे रहे हैं, जो भी कलेक्टेड डेटा है उसके बेसिस पे एनालाइज करके। तो ये था मुख्य अंतर। क्लियर बात है? आते हैं व्हाट इज असेसमेंट, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी आप डेफिनेशन के आधार पे देख लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। व्हाट इज असेसमेंट यानी आकलन क्या है? आकलन क्या है? बताइए आकलन क्या है, फटाफट से बताइए कि आकलन क्या है। अगर मैं देखूं यहाँ पर, असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, यानी आपने डेटा को क्या किया? कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, रिव्यू किया उसको कि क्या सही डेटा है आपके पास, क्या उसके बेसिस पे समझा जा सकता है, उस डेटा का इस्तेमाल किया फिर उसको देख करके, फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। पर्पज क्या है इन सबका? अधिगम की प्रक्रिया में इंप्रूवमेंट कराया जा सके, स्पेशली असेसमेंट का, है ना। ये जजमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने की प्रक्रिया है, जहां बच्चे में कमी रह गई, उस सबको हम ठीक करके उस पर बेहतर कर सकें। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सूचना एकत्र करने, समीक्षा करने उसकी कि ये सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। उसके बेसिस पे हम पता लगा पाएंगे कि बच्चे को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ गैप है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, किस तरफ ज्यादा ध्यान दें, किस तरफ जो है वो खुद से भी कर लेगा। ये है आकलन की प्रक्रिया में कलेक्शन, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा। फिर आता है व्हाट इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेजरमेंट में सिंपल है, मापना। और अगर हम बात करें, विशाखा पढ़ लिया आपका मैसेज, क्या है? मापना नंबर्स में, इवैल्यूएशन में, ये सब कुछ आ जाएगा एक साथ, जो भी हमने मेजरमेंट और असेसमेंट में देखा है। इवैल्यूएशन इंक्लूड करता है आकलन और मापन दोनों को अपने अंदर। ये बात आप सिंपल याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं, उसको समझ लेते हैं। असेसमेंट के मुख्य रूप से हम 3 प्रकार पढ़ते हैं, हालांकि ज्यादा होते हैं, उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे, बट वो जनरली आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, तो आपको और कंफ्यूज क्या किया जाए। पहला है, मान लीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एट लर्निंग। ठीक, अब अगर हम देखें असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, यानी अधिगम मतलब सीखना, अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने के लिए आकलन।
सीखने के लिए आकलन यानी बच्चा भी सीख रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, सीख रहा है बच्चा, और हम इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि उसको जांचा जा सके कि उसको कितना आता है। मैंने आपसे पूछा एक चलती हुई प्रक्रिया के दौरान, जैसे जो FA टेस्ट है आपका, अब FA और ऐसे क्या होता है उसको भी थोड़ा सा यहाँ समझेंगे 1 मिनट दे करके, ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए। FA बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। इतनी बात क्लियर है। फिर आता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट या SA कह देते हैं जिसको हम, सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव मतलब सम करना, योग करना, है ना। फॉर्मेटिव मतलब रचना करना, सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन यानी योग कर दिया आपने हर चीज का, आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, आप एक डिसीजन पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बात। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ एक चीज आती है, जनरली आपको ये मानना है जब हम FA की बात करते हैं तो FA जो FA1, FA2, FA3, FA4 4 होते थे 10-10% के, 40% टोटल वेटेज होती है 100 में से। SA की जो वेटेज है वो 60% है। हालांकि आजकल टर्म 1 टर्म 2 आ गया है, बट अभी भी आपसे ये पूछ लिया जाता है। ऐसे मतलब, अब यहाँ पे फॉर्मेटिव को हम कहते हैं कि ये होता है किसके लिए, फीडबैक के लिए होता है और ऑनगोइंग प्रोसेस है, फीडबैक के लिए होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है यानी निरंतर चलता रहता है साल भर, FA1 FA2, लेकिन ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके जनरली 1 या 2 बार होते हैं, यानी टर्म एंड पे देखने को मिलेगा। तो ये कई बार जजमेंट के लिए, या अगर मैं कहूं तो इसको हम कहेंगे क्या है, देखो जजमेंट वर्ड नेगेटिव पॉजिटिवली दोनों यूज हो सकता है। एट द एंड ऑफ द टर्म, एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ टर्म लिख देती हूँ, 2 को हटा के थोड़ा जगह बच जाएगी। एट द एंड ऑफ टर्म, जब आपका टर्म एंड है, ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम्स वो FA में आते हैं। जो आपके नॉर्मल छोटे मोटे टेस्ट हैं, जो बड़े एग्जाम्स नहीं है, जिनमें 2-4 चैप्टर पूछे जाते हैं, वो FA में आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो FA और SA का अंतर आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। जजमेंट मतलब आप कह रहे हैं ये पास हुआ कि फेल हुआ, ये जजमेंट होती है, ठीक है ना। तो 1 चैप्टर का टेस्ट FA में आएगा, 2-4 चैप्टर का टेस्ट FA में आएगा, लेकिन जब आप कह रहे हैं आधे सिलेबस का या पूरे सिलेबस का टेस्ट, बोर्ड एग्जाम्स, ईयर एनुअल एग्जाम्स या हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो वो सब आपके यहाँ आ जाएंगे, यानी किसमें, SA में आ जाएंगे, क्योंकि ये फीडबैक से ज्यादा किसके लिए है, जजमेंट के लिए है ना, रिजल्ट बनाने के लिए है अगर मैं कहूँ, एनुअल एग्जाम्स। और अगर मैं बात करूं ये आपका नॉर्मल जो क्लास टेस्ट टाइप की चीजें हैं वो FA में जाती हैं, क्लास टेस्ट, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत बढ़िया मनीषा, लैंग्वेज बैरियर नहीं बन रही, बहुत खुशी की बात है, आपको मजा आ रहा है CDP क्लास में। यही मजा हम सबको देना चाहते हैं, समझ ही गए होंगे आप। हम मीम देखने लगे हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखने लगे हैं, तो उसी का असर है कि मीम की लैंग्वेज में ही आजकल बातें होती हैं, रील की लैंग्वेज में ही आजकल बातें होती हैं। फाइनल एग्जाम्स, या बिल्कुल लाइव में आप बहुत स्लो पढ़ाते हो शेख, यहाँ लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं आराम से पढ़ाओ, आप कह रहे हैं स्लो पढ़ाते हो, है ना। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, किसी को सेम चीज स्लो लग सकती है, किसी को थोड़ी तेज भी लग सकती है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन और वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है जी। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई है FA और SA की, तो फॉर लर्निंग आता है FA में, क्योंकि ये ऑनगोइंग है, सीखने के लिए आकलन है। अभी हम मान लीजिए इस क्लास के बाद मैं आपका टेस्ट ले लूं, तो वो किसके लिए आकलन हुआ, वो आकलन हुआ कि अभी जो आपने सीखा है कितना आपको आया, वहां कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे उसको ठीक किया जाए, यानी सीखना चल रहा है या सीखना में अभी भी सुधार की संभावना है, तो इसमें इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाता है। ऑनगोइंग प्रोसेस है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट, आपका लर्निंग हो गई है, चैप्टर पढ़ा दिया, सिलेबस खत्म, अब आपको फाइनल मॉक टेस्ट देना है, या आप फाइनली CTET का पेपर देने चले गए, DEET+B का पेपर देने चले गए, वो ऐसे है, उसमें कोई परिवर्तन बाद में नहीं हो पाएगा। तो ये है समेटिव असेसमेंट, एनुअल एग्जाम के जैसा। एज लर्निंग होता है
जब व्यक्ति या बच्चा सेल्फ खुद से असेस करे, खुद का आकलन खुद से करे, या उसके यार दोस्त उसका आकलन करें, तो उसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। ये भी एफए का ही पार्ट है, क्योंकि ये भी ऑनगोइंग प्रक्रिया है ना, ये भी एफए का ही पार्ट है। इसके बाद इंप्रूवमेंट संभव है। एक एट लर्निंग होता है, यानी जब लर्निंग चल रही हो, है ना, जैसे आपको ताजमहल ले जाके वहां से रिलेटेड क्वेश्चन या एक चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा बॉक्स में बना हुआ आता है, उसी समय पे अगर कोई क्वेश्चन आपको वहां से उस बॉक्स से कराया जा रहा है चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, यानी असेसमेंट एट लर्निंग है, यानी पर जब आकलन चल रहा है उसी समय पर आपका आकलन हो रहा है, जब लर्निंग चल रही है उसी समय पे। ठीक है ना प्रतिमा, बहुत बढ़िया। हाँ तबियत गड़बड़ है भाई मोनी। सबमिटिव असेसमेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन बिल्कुल। एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई के बाद तो ऑफ लर्निंग, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई के दौरान या सीखने के दौरान तो फॉर लर्निंग, एज मतलब जब बच्चा खुद का आकलन करे या उसके दोस्त उसका आकलन करें, एट मतलब उसी के अंदर, उस चैप्टर के अंदर ही जब आपका आकलन हो रहा हो उसी समय, तो ये एट लर्निंग हो जाएगा। हालांकि एट आपसे नहीं पूछा जाता है, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। अब कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो, इन लर्निंग भी होता है, वो लगभग सेम ही होता है एट के जैसा ही, है ना, बट वो आपको आएगा नहीं। ठीक है ना। सेमेस्टर इसमें ऑफ लर्निंग में चला जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर भी एक तरह से वो फाइनल आपको रिजल्ट देने के लिए ही होता है। ठीक है, जो असाइनमेंट वगैरह है वो आपके फॉर लर्निंग में चले जाएंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ बातें हैं मोटी मोटी जो मैं आपको पढ़ के बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर इन्वॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में भी टीचर इन्वॉल्व होगा, लेकिन एज लर्निंग में बच्चा खुद से ही कर लेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एनेबल्स टीचर्स टू यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक के लिए होता है, अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे जब मैंने कहा असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये फीडबैक के लिए होगा, क्योंकि ये एफए का पार्ट है। ऐसे का जो पार्ट है ऑफ लर्निंग, ये फीडबैक के लिए नहीं, ये जजमेंट के लिए होगा एक तरह से। ये एविडेंस इकट्ठा करता है कितना आता है आपको और अचीवमेंट कितनी है अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। यानी जो लर्निंग गोल्स सेट हुए थे, जो लर्निंग आउटकम कहते हैं, हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको सीसी समझ आ जाएगा। ये आउटकम है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ाने का कि आप सीटेट के पेपर में ये काम कराएं। तो वो ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव हो गया, 10 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ये है असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग। ठीक है ना। एज लर्निंग भी एफए का ही पार्ट है। एज लर्निंग क्या है, इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस वेयर दे मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। बच्चे खुद के ही प्रोग्रेस का आकलन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं आपस में, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। टीचर फीडबैक दे सकता है यहाँ पे, बट मेजरली बच्चे का ही रोल है। टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग, कंसोलिडेट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टुवर्ड्स लर्निंग गोल्स। खुद से ही वो लर्निंग गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट जब आप जांच रहे हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जैसे एनुअल एग्जाम्स आपके, है ना, पास होंगे या फेल होंगे। ठीक, चलिए खैर आते हैं आगे। अब ये फॉर्मेटिव और सबमेटिव को और आसानी से समझने के लिए एक चार्ट हमारे सामने, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी, नोट्स जल्दी जल्दी दे देंगे जो बच रहे हैं आपके, टेंशन ना लो, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, सीटेट वालों का तो ज्यादा सिलेबस बचा भी नहीं है, बाकी लोगों का रह जाएगा। फिर इसके बाद आपकी 2 यूनिट और हैं छोटी छोटी सी, एक इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट है जो हम करने वाले हैं, और उसके बाद आपका वो लर्निंग का चैप्टर है एक, और उसके बाद 1-2 चैप्टर और हैं। तो मई के अंदर अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए सीटेट वालों का, बाकी लोगों का फिर चलता रहेगा। बाकी यूनिट्स बहुत सारी हैं जो बड़े बैचेस हैं, उनमें ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपकी कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, इतना तो हमें पता ही है, ये तो सभी को साथ में ही पढ़ना है। योगात्मक आकलन, फॉर्मेटिव एफए जिसको हम कह रहे हैं, हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। बच्चों को सीखने में और प्रैक्टिस में मदद मिलती है इससे। असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, उन्होंने परफॉर्म कैसा किया, इसका आकलन, इसको जांचना। सीखने में मदद मिल रही है, प्रैक्टिस में मदद मिल रही है, ये क्या है, फॉर्मेटिव है। लेकिन एक परफॉर्मेंस कैसी रही उनकी, कैसा किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया, ये सबमेटिव में आता है। कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इस पे चर्चा करते हैं। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट के व्हेन की बात करें, यानी कब किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, तो वैसे तो मैं बता चुकी हूं, बट आपको रिवीजन हो जाएगा इस बात से। थ्रू आउट दी कोर्स, जब कोर्स आपका चल रहा है साल भर, यानी अगर साल भर का कोर्स है तो साल भर। जैसे अभी मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस है ये चीज। अगर मैं बात करूं, ये क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस है कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, चैप्टर के बाद क्वेश्चन करा रही हूँ, चैप्टर के बीच में क्वेश्चन करा रही हूँ, ये सब थ्रू आउट द प्रोसेस है। वहीं अगर मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की या
समेटिव असेसमेंट की बात करूं तो ये एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जब आपका साल खत्म होने वाला हो तब होता है। प्री बोर्ड इसी में आएगा भाई, समेटिव में, क्योंकि प्री बोर्ड में सारा सिलेबस एंड में सब कुछ आपका आ जाएगा, एट द एंड ही होता है वो भी। हालांकि वो एक तरह से देखा जाए तो फॉर लर्निंग है और एक तरह से देखा जाए तो वो समेटिव असेसमेंट है, ठीक है ना। तो टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता पेडागोजी में 2+2 4 ही हो, ठीक है ना। इस तरह का सॉरी, इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, इसलिए अभी इस पे कह पाना मुश्किल होगा। देखना यार, अब तो पानी भी जो है गायब हो गया और आज हमारी टीम में कोई यहाँ है नहीं, 7 बजे तक आएंगे। देखना एक बार, तो इतनी बात क्लियर है। तो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, इंस्ट्रक्शनल पीरियड के अंत में होगी ये चीज। हालांकि हम समेटिव ही मान के चलेंगे बोर्ड्स को, जो बोर्ड एग्जाम है उसको समेटिव ही मानेंगे, क्योंकि वो एंड में ही हो रहा है अगर देखा जाए तो, थ्रू आउट द कोर्स नहीं हो रहा। वाई क्यों होता है? आइडेंटिफाई गैप्स, अगर पेपर में आ भी जाए तो आप ऐसे के साथ जा सकते हैं मेरी समझ के आधार पे। वाई यानी क्यों होता है, तो गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कमी कहाँ रह गई। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये देखना चाह रही हूँ कमी कहाँ रह गई जब चैप्टर के एंड में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और इंप्रूव कैसे करें उसको। यहाँ पे अगर समेटिव की बात करूं तो ये क्यों होता है भाई? ये होता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट की नॉलेज की, स्किल की और प्रोफिशिएंसी की, कितना उसको आता है, कितनी पारंगतता है उसके अंदर, आउट ऑफ 10 कितना उसको स्कोर दे, ठीक है ना प्रतिमा। फिर आता है हाउ, कैसे, वाया अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड्स। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे पेन पेपर पेंसिल टेस्ट हो, यहाँ पे एक्टिविटी करा के भी, ओरल टेस्ट लेकर के भी आप बच्चे को जांच सकते हैं। वहीं अगर हम देखें एसए की, तो यहाँ प्रॉपर क्यूमुलेटिव असेसमेंट होता है, यानी राइटिंग में ही टेस्ट होगा जनरली, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, है ना, एक्टिविटी की बजाय पेपर पेंसिल टेस्ट ज्यादा होते हैं समेटिव असेसमेंट। इतनी बात क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें थी जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट रिवीजन में मदद मिल गई होगी। एक अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं इस पर चर्चा करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर नॉर्म, रेफरेंस्ड और एनआरटी और सीआरटी क्या होते हैं, ये खूब पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, D+B हो, केवीएस हो आपका, चाहे वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है इस पर चर्चा करेंगे, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है इस पर चर्चा करेंगे, है ना, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट यानी ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री, ये सब क्यूमुलेटिव रिपोर्ट जो होती है, ये सब क्या होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हम इवैल्यूएशन करते ही क्यों हैं, इन पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो कि आपसे पूछे जाते हैं हर साल, मुश्किल से लेके आसान तक। तो ये कहानी हम कल कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में किसी को कहीं डाउट रह गया हो तो आप बिल्कुल खुलेआम पूछ सकते हैं। नोट्स आपको जल्दी से जल्दी देने की मैं कोशिश करूंगी। आपको देख ही पा रहे हैं, मतलब आपको पता ही है कि तबीयत थोड़ी ढीली हो गई है बीच में, हालांकि हम बहुत आगे चल रहे थे कोर्स में, बट कोई बात नहीं, इसी दिन के लिए आगे चलता है इंसान कि कोई दिक्कत हो तो मैनेज कर लें, छुट्टियां अगर लेनी पड़े तो वो भी ले लें, ठीक है जी। मैं वैसे भी जल्दी में नहीं रहती हूँ, एसी यूज नहीं करो यार, खत्म हो जाएंगे यहाँ, जल के राख हो जाएंगे। एक तो ये टॉप फ्लोर है, ऊपर से यहाँ इतनी सारी लाइट्स हैं कि अगर आप 2 मिनट खड़े होंगे तो आपको एसी में भी गर्मी लगेगी।